हेलो दोस्तों। फिर से वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। और लगातार जारी है क्लासेस इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और आज का जो टॉपिक है वो है गुप्त एम्पायर। और गुप्त एम्पायर का जानते हैं आज 8वां भाग है, हो सकता है आज लास्ट भाग हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है इसके अंतर्गत हम कला साहित्य देखेंगे। ठीक है, कलम साहित्य जो बाकी है उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करेंगे गुप्तकालीन कला। ठीक है, और गुप्तकालीन कला में हम जो देखने वाले हैं वो होगी एक तो हम बात करेंगे मूर्ति कला। ठीक है, मूर्ति कला। मंदिर निर्माण कला। मंदिर निर्माण कला। फिर हम बात करेंगे चित्रकला। ठीक है, क्या है? चित्रकला। चलिए, मूर्ति कला, मंदिर निर्माण की कला और चित्रकला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मूर्ति कला की हम बात करेंगे। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप पढ़े होंगे। ठीक है, इतने टाइम से हम क्या देख रहे थे? इसके पहले जो बातें की थी, या फिर हम यदि सिंधु घाटी सभ्यता देख लें या वैदिक सभ्यता देख लें या और जो गुप्त सॉरी बौद्ध, जैन, आपकी जो है महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, इतने सारे हम टाइमलाइन देखे थे। इतने समय तक कोई मूर्ति कला देखने को नहीं मिली थी। कहने का मतलब मूर्ति का निर्माण देखने को नहीं मिला था। कहीं न कहीं भगवान के रूप में उनकी पूजे गए थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिला था, जब जैन ग्रंथों में देखने को मिला था श्वेतांबर, दिगंबर, हीनमान, महायान। ठीक है, दो भागों में जब डिवाइड हुए थे तो यहाँ कई जो है यहाँ पर जो बुद्धों को भगवान के रूप में मानने लगे हैं। ठीक है, उनकी मूर्ति करके पूजा करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से मूर्तियों का निर्माण देखने को नहीं मिला। ये पहला वक्त था, पहला समय था गुप्तकालीन। ठीक है, गुप्तकालीन जो प्रशासन व्यवस्था में गुप्तकालीन के समय, ये पहला समय था, पहला वक्त था जहाँ मूर्तियों के निर्माण देखने को मिले हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से पहली बार मूर्तियों का निर्माण इस समय हुआ था। ठीक है, तो अगर कहें तो ये स्वतंत्र रूप से पहली बार मूर्तियों का
निर्माण देखने को मिला था या मूर्तियों का निर्माण हुआ था। कहां पर भाई? इस समय गुप्त काल के समय। ठीक है। और मूर्ति कला का जो स्थान है, ठीक है, मूर्ति कला का जो विकसित स्थान है, अगर स्थान की बात की जाए तो आपके सारनाथ और मथुरा, मथुरा एवं सारनाथ, ठीक है, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय मूर्ति कलाओं के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। कला के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। ये याद रखिए। दूसरी बातें, चलिए, मूर्ति का निर्माण, इस समय जो मूर्ति निर्माण होती थी वो आपकी पत्थर, चूना, धातु, ठीक है, आदि से, आदि से क्या है, मूर्ति निर्माण करते हैं आज भी। ठीक है। जब गणेश पक्ष आता है, दुर्गा पक्ष आता है, तो इनकी प्रतिमा, इनकी मूर्तियां जो है बनाई जाती हैं। ठीक है। तो मिट्टी की मूर्ति बनाने का जो है आग्रह करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक है। चलिए, मूर्ति के रूप में किस भगवान की मूर्ति की अगर बात करें, ठीक है, भगवान मान के अगर मूर्ति बना रहे हैं, मंदिर में स्थापित कर रहे हैं, तो उसको एज अ भगवान ही मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? भगवान। तो अगर भगवान की बात करें, किस भगवान की, किस देवता की या किस महापुरुष की बनाया जाए, तो बुद्ध की मूर्ति देखने को मिला था। ठीक है, शिव की मूर्ति देखने को मिला था। यहाँ पर जो है आपकी वैष्णव धर्म से रिलेटेड, कहने का मतलब विष्णु की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, सूर्य की मूर्ति, सूर्य आदि की मूर्ति का निर्माण होता था। आदि की मूर्तियों का निर्माण, मूर्तियों का क्या होता था? निर्माण देखने को मिलता था। जहां पर यदि हम बात करें बुद्ध की, ठीक है, बुद्ध की जो है प्रतिमा है, ठीक है, बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो कई स्थानों से प्राप्त हुई है। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियों की अगर बात करें तो एक जो है मूर्ति जो है सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त हुई। सुल्तान सुल्तानगंज बिहार की, ठीक है, और इस सुल्तानगंज बिहार की जो मूर्ति है वो बुद्ध की, ठीक है, ये तांबे की मूर्ति थी। बुद्ध की किसकी? तांबे की। और जो मूर्ति बनाई गई थी तांबे की मूर्ति, और ये जो मूर्ति है इस समय की सबसे जो है सबसे बड़ी मूर्ति थी। ठीक है, सबसे बड़ी मूर्ति, तांबे की सबसे बड़ी मूर्ति देखने को मिला था। वहीं पर हम बात करें, ठीक है, मथुरा में भी, ठीक है, यूपी मथुरा में भी देखने को मिला था, और मथुरा में बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति का निर्माण हुआ था। बुद्ध की खड़ी मूर्ति का निर्माण, खड़ी मूर्ति का निर्माण, ठीक है। आगे बात करें मथुरा, और मैंने कहा था कि सारनाथ जो है, ठीक है, जो सारनाथ है, सारनाथ में भी, ठीक है, बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति का देखने को मिला था। बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति, बैठी हुई मूर्ति। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसके पहले मैंने कहा था कि हम इसके पहले क्या पढ़े थे? सामाजिक जीवन पढ़े थे, और मैंने कहा कि धर्म की बातें मैं इसी समय करूँ। ठीक है, धार्मिक स्थिति, धार्मिक और जो है जीवन
किस किस धर्म को मानते थे, बुद्धकालीन जो शासक थे या बुद्ध किस समय किस धर्म को मानते थे। तो अलग अलग शासकों ने अलग अलग धर्म को माने हैं, ठीक है। तो यहाँ शिव को मानते थे, विष्णु को ज्यादातर देखने को मिलता है, जहां पर ये प्रमाण मिलते हैं परम भागवत, परम भट्टारक, ऐसे उपाध्याय, ठीक है। तो इसका मतलब जो है विष्णु को मानते थे, ठीक है। कहीं कहीं शिव को मानते थे, बुद्ध को मानते थे, ठीक है। इंद्र के समान इनको बताया गया, यम के समान बताया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त को इंद्र, यम, वरुण के समान इनको बताया गया है, ठीक है। तो वो भी इनको मानते थे। तो इस प्रकार की जो है, तो धार्मिक जीवन बात अगर इसी समय देखें तो ये सभी पर देखने को मिलता है, ये सभी को मानते थे, ठीक है। तो मूर्ति कला में ये बातें चलिए। और बहुत सारे मूर्ति देखने को मिले, देवी, ठीक है, देवी की भी मूर्ति, ठीक है, देवी की भी मूर्तियां पहली बार यहाँ बनाई गई थी, या पहली बार इस समय बना हुआ था, पहली बार इस समय क्या किया था, इस समय निर्माण हुआ था, पहली बार इस समय निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसके पहले कभी भी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं देखेंगे, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं। हालांकि हम जानते हैं कि जब बात की थी किस समय, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, तो उस समय जब कुछ कुछ जो है मूर्ति देखने को मिली थी, वो खुदाई के समय में मिले थे, ठीक है। तो इस समय अगर बात करें तो मूर्तियों का निर्माण पहली बार हुआ था। चलिए, अर्धनारीश्वर की मूर्ति देखने को मिला था, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर की मूर्ति देखने को मिला था, अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। गंगा यमुना की मूर्ति प्राप्त हुई थी, या गंगा यमुना की मूर्ति देखने को मिला था इस समय, ठीक है। तीनों के ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु और शिव की मूर्ति देखने को मिला था, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की भी मूर्तियां, शिव की मूर्तियां। तो इस प्रकार से जो है देखने को मिला था मूर्ति निर्माण, समझ गए। तो मूर्ति निर्माण जो है, इनके सबसे बड़े जो स्थान है, ठीक है, सबसे बड़े स्थान जो है वो मथुरा एवं सारनाथ में मूर्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। पत्थर से मूर्ति करते हैं, धातुओं से करते हैं, धातु मतलब जो भी है वो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, बुद्ध, शिव, विष्णु, सूर्य आदि की मूर्तियां, ये हो गया है मूर्ति निर्माण। मंदिर निर्माण, ठीक है, मंदिर निर्माण कला, हम बात करेंगे दूसरे में, मंदिर निर्माण कला। अब जाहिर सी बात है, मूर्ति बना तो दिए हैं, तो मूर्ति बनाएंगे, ठीक है, तो मंदिर का निर्माण करेंगे, क्योंकि मूर्तियों को उनकी जो है गर्भगृह में, ठीक है, मंदिर के गर्भगृह में पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। मंदिर है, इसका मतलब क्या है, मूर्तियों को क्या करना है, ठीक है, गर्भगृह में पहुंचाना जरूरी, गर्भगृह में रखना है, तभी तो वो मंदिर कहलाएगा। मंदिर में, ठीक है, जब तक भगवान आश्रित नहीं होगा, जब तक वहां भगवान नहीं रहेंगे, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, उसको मंदिर नहीं कर सकते, ठीक है। और मंदिर कब कहलाएगा, जब भगवान वहां पर आश्रित होगा, वह गर्भगृह में आश्रित होगा, तभी हम क्या कहेंगे, उसको मंदिर कहेंगे, ठीक है। इस समय मैं बात करूंगा कुछ विभिन्न प्रकार के मंदिरों की बातें, ठीक है, और आपको वो सिर्फ सिर्फ याद करना है वो मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बस आप लिखने का काम करिए। चलिए, एक तरफ मंदिर की बात करूंगा, दूसरे तरफ, ठीक है, उस स्थान की बात करूंगा, ठीक है, दूसरे तरफ उस स्थान की बात करूंगा जहां पर वो मंदिर स्थित है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भुमरा का शिव मंदिर, ठीक है, भुमरा का शिव मंदिर, ठीक है, और ये जो भुमरा का शिव मंदिर है वो कहाँ स्थित है, पहले इसको इस तरफ लिख देता हूँ। चलिए, भुमरा का जो शिव मंदिर है वो कहाँ स्थित है, वो सतना में स्थित है, यूपी में स्थित है। कहाँ पर, सतना, मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखनी है पहली बातें। दूसरी बातें, एक है नागोद का शिव मंदिर, नागोद का शिव मंदिर, ठीक है, और जो नागोद का शिव मंदिर है वो कहाँ स्थित है भाई साहब, ठीक है, वो भी नागोद में है। कहाँ पर, नागोद में, और नागोद कहाँ पर, सतना में, ठीक है, और सतना कहाँ है वो आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में। तो आपको मध्य प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी मूर्ति, ठीक है। खो का शिव मंदिर, खो का शिव मंदिर, और खो का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, इस समय अगर बात करें तो खो का शिव मंदिर खो में है, और खो कहाँ है, खो कहाँ है, सतना में, और जानते हैं सतना कहाँ है, सतना है मध्य प्रदेश में। वहीं पर पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, और पिपरिया की विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, वो पिपरिया में है। कहाँ पर, पिपरिया। और पिपरिया कहाँ पर है, फिर से वही सतना में है, और सतना कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में। कहने का मतलब यही तो है। चलिए, वहीं पर हम बात करें तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है, क्या है, तिगवा का विष्णु मंदिर। और तिगवा की जो विष्णु मंदिर है वो जबलपुर में है, और जबलपुर कहाँ है, ठीक है, तो वो भी आप जानते हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, और भीतर गांव के कृष्ण मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो है कानपुर में, ठीक है, कानपुर, और कानपुर, ठीक है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। चलिए, वहीं पर हम बात करते हैं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। ये सभी जो है, ये सभी जो है गुप्त काल में बने हुए थे, ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर है वो सिरपुर में है, सिरपुर, और ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। चलिए, आगे बढ़े। तो हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ मंदिर देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम उस स्थान की बातें कर रहे हैं। चलिए, तो 7 हो गए, ये 8वां
ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत फेमस है। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और देवगढ़ के दशावतार मंदिर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? वो देवगढ़ में है, देवगढ़। और देवगढ़ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। चलिए, मणिनाग का मंदिर, मणिनाग का मंदिर, और मंदिर नाग की जो मंदिर है, ठीक है, मणिनाग की मंदिर है वो नालंदा में है, नालंदा में है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार। चलिए, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, एक है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? वो पटना में, और पटना कहाँ है? वो है एमपी में। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तिगवा का कंकाली मंदिर, तिगवा का कंकाली मंदिर, और तिगवा के जो कंकाली मंदिर है वो जानते हैं तिगवा में, और तिगवा कहाँ पर है? ठीक है, जबलपुर, जबलपुर। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। वहीं पर अगर बात करें मुकुंद दर्रा का मंदिर, मुकुंद दर्रा का मंदिर, और मुकुंद दर्रा का मंदिर है आपकी कोटा, राजस्थान में। कहाँ पर? कोटा, राजस्थान। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि मंदिर की बातें मैंने की, इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है।
ठीक है, ओके है। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे मंदिर निर्माण कला, ठीक है, उमरा का मंदिर, नागौद का मंदिर, ठीक है। तो एमपी में इस तरह से, इस प्रकार से आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया, हम मंदिर मूर्तियों की बातें कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे चित्रकला से संबंधित बातें, ठीक है। किससे संबंधित बातें? चित्रकला से संबंधित बातें। क्या है चित्रकला? चलिए, आगे बढ़े। चलिए, चित्रकला के बारे में अगर बात करें, तो इसका जो उल्लेख देखने को मिला था, इनके जो उल्लेख के बारे में, इस चित्रकला का उल्लेख किसने किया था? ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल साहब। और वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा कि चित्रकला में, ठीक है, चित्रकला में गुप्तों का स्थान, गुप्तों का स्थान, ठीक है, प्रथम था या अव्वल था, या प्रथम था या अव्वल था, कि इनसे कोई पार नहीं पाएगा भाई साहब, ठीक है। प्रथम या अव्वल था, ये किसने कहा है? ये वासुदेव शरण अग्रवाल साहब ने। चलिए, तो ये पहली बात होगी इसके बारे में। चलिए, कुछ उदाहरण है चित्रकला के, एग्जाम्पल्स है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है चित्रकला के, ठीक है। एक तो पहला आप जानते हैं, अजंता की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा। और अजंता की गुफा जहां पर 29 क्या है, चित्र देखने को मिला था, ठीक है। 29 क्या थे, चित्र थे, वो हम देखेंगे, ठीक है। 29 चित्र थे। और अजंता की गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्थान कहाँ पर है? ये स्थान है आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र। चलिए, और इसकी खोज, कहने का मतलब इनको ढूंढा किसने था, खोज किसने किया था? तो जेम्स अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर जेंडर। और जेम्स अलेक्जेंडर, ठीक है, 1819 में इन्होंने, ठीक है, इस चीज की खोज की थी। वहीं पर हम बात करें बाघ की गुफाओं, ठीक है, क्या है? बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफाओं में 9 जो है चित्रकारी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये स्थान किस स्थान में है? ये है आप भाई साहब ग्वालियर में। और ग्वालियर, ये आप जानते हैं कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर का स्थित है। वहीं पर इसकी खोज की हम बात करें, इसको खोजा किसने था? तो डेजरफील्ड, डेजरफील्ड ने इसकी खोज की थी, और वो, ठीक है, खोजा था।
चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। ठीक है, अजंता की गुफा या अजंता की गुफाएं के बारे में अगर बात करें तो टोटल जो है गुफा कुल गुफाओं की संख्या कुल गुफाओं की संख्या आप जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, 29, लेकिन सिर्फ केवल 7 गुफा यहाँ पर संरक्षित है। केवल 7 गुफाएं। ठीक है, केवल 7 गुफाएं क्या है, संरक्षित है। ठीक है, 29 गुफा है लेकिन 7 गुफाएं संरक्षित है। तो उसमें से गुफा नंबर अगर हम बात करें, ठीक है, गुफा नंबर अगर हम सॉरी 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 गुफाएं हैं अजंता की गुफाओं में। ठीक है, जो सुरक्षित है। तो गुफा नंबर, ठीक है, यहाँ पर जो 7 गुफा है, चलिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट एवं सेकेंड गुफा की, ठीक है, तो चालुक्य वंश से संबंधित क्या है, गुफाएं हैं। ठीक है, ये जो गुफाएं हैं वो क्या है, चालुक्य वंश की गुफाएं हैं। चालुक्य वंश से संबंधित गुफाएं हैं। चालुक्य वंश के संबंधित क्या है, वो गुफाएं हैं। ठीक है, और इस गुफा में जो चित्र बने हुए हैं, कहा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। ठीक है, चालुक्य वंश जब पढ़ेंगे, ठीक है, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ठीक है, तब हम देखेंगे बादामी के चालुक्य में। ठीक है, तो दक्षिण में इनका देखने को मिलता है चालुक्य वंश और पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चित्र पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारस के शासक का स्वागत करता हुआ चित्र है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारस के शासक का स्वागत करता हुआ क्या है, चित्र है। ठीक है, वहीं पर हम बात करें, ठीक है, जो 9 और 10 दोनों जो है सातवाहन काल की गुफाएं हैं। सातवाहन काल की गुफा गुफा एवं सबसे प्राचीन गुफा। ठीक है, एवं क्या है, ये सबसे प्राचीन गुफा है। सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक। ठीक है, प्राचीन गुफा है। कौन से नंबर, 9 और 10। ठीक है, 16वें नंबर जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, इसमें मरणासन, चलिए मरणासन राजकुमारी का चित्र है। राजकुमारी का चित्र इसमें देखने को मिला है। ठीक है, गुफा नंबर 16 में। और जो 3 गुफाएं हैं,
ठीक है, ये तीनों गुफाएं हैं। ठीक है, यही तीनों गुफा गुप्त वंश से संबंधित है। ये तीनों गुफा क्या है? गुप्त वंश से संबंधित। ठीक है, ये जो तीनों गुफा है वो गुप्त वंश से क्या थे? संबंधित है। 16, 17 और 19। ठीक है, 17 में बुद्ध की जीवन के बारे में लिखा है, बुद्ध के बारे में। ठीक है, बुद्ध के बारे में लिखा है। ठीक है, बुद्ध के जन्म के बारे में इनका चित्र में लिखा है। गृह त्याग, ठीक है, गृह त्याग के बारे में देखने को मिला है चित्र। महापरिण ठीक है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण के बारे में ये चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं में मैंने कहा टोटल गुफा कितनी है? 29, 29 गुफा है। और 29 गुफाओं में केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल 7 गुफा क्या है? संरक्षित है। जिसमें से गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19। फर्स्ट और सेकेंड जो गुफा है वो चालुक्य वंश से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, जहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारस के शासक का स्वागत करता हुआ चित्र बना हुआ है। सातवाहन काल से संबंधित गुफा और प्राचीन, सबसे प्राचीन गुफा वो कौन से है? 9वें 10वें नंबर। मनाशा राजकुमारी का चित्र 16वें नंबर बना है। और 7वें नंबर में बुद्ध के जन्म, गृह त्याग और महापरिणाम के बारे में ये देखने को मिला है। और 16, 17, 19 तीन जो है, ठीक है, गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, बातें क्लियर है ना? तो चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बातें, आगे की कहानी हम देखेंगे।
और गुफा के बाद हम बात करेंगे, कला ही हो गया, साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम बात करेंगे अगर किसकी, फर्स्ट बात करें किसकी, कालिदास की। ठीक है, चलिए कालिदास की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखने को मिलेगा क्या क्या है इनके अंतर्गत। एक फर्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, माल विकाग मित्र, माल विकाग्न मित्र। एक है विक्रमोवर्ष, विक्रमोवर्ष सीएम। फोर्थ मेघदूत, फिफ्थ ऋतु संहार, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, फिफ्थ ऋतु संहार, कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम, रघुवंशम। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। फिर बात करें तो दूसरे नंबर पर विशाख दत्त, विशाख दत्त। और विशाख दत्त की आप जानते हैं, एक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, और दूसरा देवी चंद्रगुप्त। क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये हो गया है।
वहीं पर हम बात करें तीसरे नंबर पर, ठीक है, दंडिन, दंडिन, और दंडिन में एक तो 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र। दूसरे नंबर पर बात करें तो काव्य दर्शन, क्या है, काव्य दर्शन। चलिए चौथे नंबर पर हम बात करें तो सिंह देव की रचना है, क्या है, सिद्ध देव, सॉरी सिद्ध सेन, ठीक है, सिद्ध सेन की रचना है, और सिद्ध सेन की रचना है वो है न्यायावतार, क्या है, न्यायावतार। भाष की रचना है, इसी पर हम देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 2 नंबर पे, ठीक है, ये है भाष की रचना है, ठीक है। इसी पेज में हम देख लेंगे भाष की रचना में एक देखने को मिलेगा स्वप्नाव सवदत्ता, दूसरा चारु दत्ता, ठीक है, चारु दत्ता, चारु दत्ता, ठीक है। इसको कर लेते हैं नंबर 3, ठीक है। इसको कर लेते हैं नंबर 4, ठीक है, नंबर 4, और इसको कर लेते हैं नंबर 5, ठीक है। तो स्पेस बचा है तो उसका फायदा उठा लिया जाए भरपूर। तो कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, भास की कुछ रचनाएं हैं, विशाख दत्त की, दंडित की, सिद्ध सेन की कुछ रचनाएं हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5। चलिए छठे नंबर पर बात करें तो विष्णु शर्मा की रचना है, ठीक है, और विष्णु शर्मा की जो रचना है वो पंचतंत्र, पंचतंत्र। चलिए चरक, चरक की रचना है चरक संहिता। मैं इसको इस प्रकार से दूं, सिंगल सिंगल है तो उसको, चलिए विष्णु शर्मा और विष्णु शर्मा की जो है पंचतंत्र, पंचतंत्र, चरक की रचना है वो है चरक संहिता, चरक संहिता, ठीक है। उसके बाद जो चरक के बाद आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट की रचना है ब्रह्म सिद्धांत। चलिए 10वें नंबर पर हम बात करेंगे, ठीक है, बुद्ध घोष की रचना है, बुद्ध घोष की रचना है, ठीक है, और बुद्ध घोष की रचना है विशु, ठीक है, विशुद्धि मग्न, विशुद्धि मग्न।
मकड़ा। ये सब आपको याद रखनी है। वहीं पर असंग की रचना है असंग, योगाचार। असंग की रचना है योगाचार। भारवी की रचना है कीर्ताजुल्यम। ठीक है, कीर्ताजुल्यम, कीर्तार्जुनियम। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। वत्स भट्टी की रचना है वत्स भट्टी। और वत्स भट्टी की रचना है रावण वध। क्या है? रावण वध। रावण वध। वहीं पर चंद्र गोविंद की रचना है चंद्र गोविंद। चंद्र गोविंद जिसकी रचना है चंद्र व्याकरण। चंद्र व्याकरण। वराह मिहिर। वराह मिहिर। और वराह मिहिर जिसकी रचना है बृहत संहिता। बृहत संहिता। फिर बात करें 17 नंबर पर। ठीक है, बृहत संहिता भी है, साथ में पंच सिद्धांत भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है? पंच पंच सिद्धांत। पंच सिद्धांत टीका। फिर 17 नंबर पर शूद्रक ने लिखे थे ना, शूद्रक। शूद्रक और शूद्रक का वृक्ष कटिकम। ठीक है, वृक्ष कटिकम। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो गुप्तकालीन जो है कला देख रहे थे, वो भी समाप्त हो गया। गुप्तकालीन कला के साथ साहित्य देख रहे थे। ठीक है, और साहित्य भी हो जाता है समाप्त। तो बाकी क्या है भाई? बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखें, क्वेश्चन यहीं से अब पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्ति वगैरह। ठीक है, मंदिर वगैरह, साहित्य, साहित्य के जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए,
और कुछ बच गए क्या? चलिए, कुछ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और चलिए, ये हो जाता है आपका समाप्त इसी प्रकार। ठीक है, और गुप्त काल हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, यहीं तक समाप्त करेंगे क्योंकि है ही नहीं। और उसके बाद जो टॉपिक गुप्त काल के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में जो टॉपिक लेके आएंगे वो आपका रहने वाला है। ठीक है, इसी पर है आपका संगम वंश देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, संगम वंश और कुछ और बातें होंगी। भक्ति आंदोलन इसी के अंदर है क्या? ठीक है, नहीं है, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन देखने को मिले। संगम वंश बाकी है, वो संगम वंश हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये हो जाता है क्रूज। और कुछ कुछ और है जहाँ हम बात करेंगे आपकी वर्धन वंश। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो बचा है। ठीक है, जो पोस्ट गुप्त है या गुप्तोत्तर का जिसको कहा गया है। चलिए, संगम वंश वो हम देखेंगे, साथ ही साथ वर्धन वंश देखेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो वर्धन वंश संगम वंश बाकी है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये कुछ समय और है। ठीक है, 8-10 क्लास और होंगे, 10-12 मान के चलिए, तो ये 45 से 50 क्लास मान के चलिए होंगे। उसके बाद आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्रॉपर हम अभी चल रहे थे कहाँ पर? प्राचीन भारतीय इतिहास। तो जो टॉपिक हो चुका है, ठीक है, वो तो आपका एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता 2, बौद्ध जैन 3, ठीक है, मौर्य 4, सातवाहन 5, और आपका ये 6 गुप्त। ठीक है, तो संगम वंश देखेंगे 7, और फिर आपका मैंने कहा जो है वर्धन वंश 8-10 लगभग प्राचीन भारतीय इतिहास में। चलिए, ठीक है, फिर आज क्लास यहीं पर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि नया जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो नए सिरे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं लिख ही दिया हूँ, और गुप्त एम्पायर का 8वां भाग है, लास्ट भाग है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, जाहिर सी बात है। और पोस्ट बढ़ने की उम्मीद तो है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि 189 पोस्ट है। ठीक है, जो है 189 जो है पोस्ट है, तो 230 प्लस होने की उम्मीद है, बोल रहे हैं। तो फिर देखते हैं जैसा भी है, लेकिन ये मान के चलिए। और 12 जो फरवरी है, 12 फरवरी, ठीक है, इस समय, ठीक है, उस दिन एग्जाम है, ये समझ। ठीक है, तो समय बहुत कम है, समय नहीं है अपने पास, तो तैयारी में जुट जाइए, जाहिर सी बात है। चलिए, ठीक है, तो इसके बाद जो है हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल, जब ये खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए, तो उसके पहले हम वर्धन वंश और संगम वंश ये फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए और बेहतर, ठीक है, करने की कोशिश रहेगा, और अच्छी तरीके से करने की कोशिश रहेगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर आज का जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।